हेलो एवरीवन। जहाँ से क्लास को छोड़ा था वहीं से करेंगे कंटिन्यू। पहले हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करेंगे और हॉर्टिकल्चर में मैंने आपको कहा था कि आज हम लोग बडिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बडिंग के क्वेश्चन देखेंगे कि भाई आपके अलग अलग टाइप की बडिंग है, टी बडिंग वगैरह क्या है, ये सब देखेंगे। इनके एग्जांपल्स वगैरह से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे, तो हॉर्टिकल्चर में ये दो चीज़ें आज हम देखेंगे। फिर आएंगे प्लांट ब्रीडिंग में। भाई प्लांट ब्रीडिंग में आज बैक क्रॉसिंग मेथड के रिगार्डिंग थोड़ी चीज़ें देखेंगे और मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इसमें हम बैक क्रॉस को ही कवर करेंगे कि भाई आइसो लाइन्स क्या है, मल्टी लाइन्स क्या है, वो सारा आपका बैक क्रॉस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपसे एक एग्जाम्पल के रिगार्डिंग ही पूछा है क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। तो बताओ भाई कौन सा प्लांट है जहाँ पे सील्ड बडिंग जो है कॉमनली परफॉर्म करी जाती है? मैंगो के अंदर, रोज के अंदर, ग्रेप्स के अंदर या फिर एप्पल के अंदर? ठीक है, तो भाई सील्ड बडिंग क्या हुआ? ठीक है, सील्ड बडिंग का ही दूसरा नाम है क्या? टी बडिंग। ठीक है, टी बडिंग बोलो या सील्ड बडिंग बोलो, दोनों की दोनों एक ही बात है। एक एग्जांपल तो मैं आपको बताता हूँ, सिट्रस। सिट्रस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टी बडिंग का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भैया आप बताओ। तो भाई इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग इस तरीके से एक कट लगाते हैं, उसके बाद इस तरीके से ऊपर एक कट लगा देंगे। ठीक है, पहले वर्टिकल कट लगाया, फिर एक ऊपर हॉरिजॉन्टल कट लगा दिया। ठीक है, टी शेप का दिख रहा है तो नाम भी क्या है? टी शेप है। ठीक, ये तो टी शेप हमने इसलिए बोल दिया। सील बडिंग क्यों बोला? क्योंकि जो हम इसका बड लेके आते हैं, भाई ये तो आपका रूट स्टॉक एक तरीके से हो गया। अब जो आप सायन या फिर जो बड लेके आओगे दूसरे प्लांट से, उसका जो थोड़ा शेप होता है वो थोड़ा सा सील्ड जैसा होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे क्या है, बड का जो शेप है थोड़ा सा सील्ड जैसा, उसके साथ जो बार्क वाला पोर्शन निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा क्या है, सील्ड जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम सील्ड बडिंग भी कह देते हैं। ठीक है, तो आपको जो टी बडिंग या सील्ड बडिंग की बात करें तो ये आपको रोज एंड सिट्रस दोनों बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना। इन दोनों में आपको देखने को मिलता है। सिट्रस में याद रखना, जब भी हम बात करते हैं सिट्रस में किसकी, एसिड लाइम की, एसिड लाइम की, तो उस केस में उस मेथड ऑफ प्रोपोगेशन सीड से होता है। ठीक है, बाकी जो ज़्यादातर सिट्रस है वहाँ पे टी बडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका सील बडिंग के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या हो गया, रोज एंड सिट्रस। अब बताओ भाई, कह रहा है कि इन्वर्टेड टी बडिंग होती है वो कौन से एरिया में परफॉर्म करी जाती है? अभी हमने बात करी थी कि भाई इस तरीके से कुछ होता है टी बडिंग, है ना। अगर मैं क्या करूँ नीचे, अगर हमने वर्टिकल कट ऐसे मारा और फिर हॉरिजॉन्टल कट नीचे मार दिया तो इसी को तो बोलेंगे क्या, इन्वर्टेड टी बडिंग। ठीक है, तो ये भी कुछ क्रॉप में किया जाता है। क्रॉप मतलब जैसे कि चेस्टनट में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, चेस्टनट है। अब भाई क्यों करा होगा हमने ऐसा? क्योंकि क्या होता है, अगर हम इस तरीके से कट मारते हैं तो थोड़ा यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा चांस होता है कि भाई वहाँ पे वाटर थोड़ा इकट्ठा हो सकता है। वाटर इकट्ठा होगा तो डिसीज वगैरह के चांस बढ़ सकते हैं। इन्वर्टेड टी बडिंग में बस यही होता है थोड़ा कि वाटर थोड़ा सा एक्यूमुलेट यहाँ पे कम होगा। इसका मतलब हम लोग इसको कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ बारिश थोड़ी ज़्यादा है, पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा है, यहाँ पे जो गैप है इस पर ना हो, इसके लिए हम थोड़ा सा इन्वर्टेड टी बडिंग का यूज करते हैं। तो कहाँ यूज होगा, जहाँ हैवी रेनफॉल है। एग्जाम्पल आपको बताया क्या, चेस्टनट में यह आपको देखने को मिलेगा। फिर एक और यहाँ पे आ गया क्या, पैच बडिंग आ गया। ठीक है, तो पैच बडिंग में आपकी इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या, रेक्टेंगुलर से पैच निकालते हैं। जो बड है उसके साथ साथ क्या होता है, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर पैच निकलता है, पूरा रेक्टेंगल सा निकालते हैं बड के साथ, तो इसलिए इसका नाम क्या है, पैच बडिंग। पैच बडिंग इसका नाम रखा है। इसकी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है भाई, पीका नट हो गया, वालनट हो गया, है ना। आप सिंपल याद कर सकते हो कि भाई किंग ऑफ नट इज वॉलनट, और क्वीन की बात करें तो क्वीन ऑफ नट इज पीका नट। ठीक है, तो किंग और क्वीन आपके पैच बडिंग के थ्रू ही प्रोपोगेट किए जाते हैं। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कि भाई रेक्टेंगुलर पैच जो है वो निकाला जाता है बड का यहाँ पे। ठीक है, तो ये पैच बडिंग भी आपको पता होना चाहिए। अब भाई ये वाला जो है यहाँ पे भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई, हॉर्टिकल्चर में थोड़ा सा एग्जाम्पल याद करने पड़ते हैं, है ना। तो करो भाई, फॉरकट बडिंग। ठीक है, फॉरकट बडिंग इज कॉमनली यूज फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ विच प्लांट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको भले पता हो ये है क्या क्या नहीं है, बट एग्जाम्पल जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, जो बर्ड है उसके साथ थोड़ी सी बार्क का पोर्शन भी निकलता है, थोड़ा सा बार्क का एक फ्लैप भी तो है जो है थोड़ा सा निकल आता है फॉरकट बडिंग में। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्या, रबर प्लांट। ठीक है, तो अगर आप आंसर बता पा रहे हो यहाँ पे तो आपका बडिंग और ग्राफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर है। नहीं बता पा रहे हो तो भाई इस कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया आपका, रबर प्लांट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फॉरकट बडिंग का एग्जांपल भी जो जाएगा आपका रबर प्लांट। ठीक है, एक चिप बडिंग और होता है। चिप बडिंग में देखो क्या होता है, अब कई बार ऐसा भी होता है प्लांट हार्ड होगा, प्लांट हार्ड होगा तो आप इजीली बड को नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, उसके साथ हम थोड़ा सा वुड पोर्शन जो बड का है उसको भी निकाल लेते हैं, तो वही होता है क्या, चिप बडिंग। जब वुड पोर्शन थोड़ा ज़्यादा निकालते हैं हम बड के साथ तो उस केस में हम लोग चिप बडिंग करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेप्स इसका एग्जाम्पल है।
ठीक है। जनरली निमेटोड रेजिस्टेंस वगैरह के लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। फिर फॉरकेट बडिंग मैंने आपको बताया रबर है, और रिंग बडिंग का एग्जांपल क्या है, बेर है। रिंग बडिंग में क्या है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है एक रिंग के फॉर्म में पूरा का पूरा पोर्शन जो है हमने बड के साथ निकाला, और यहाँ पे भी पूरा स्टेम को गिल्डल किया, और इसको अब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, तो इसको हमने बोल दिया क्या, रिंग बडिंग बोल दिया, जो आपको बेर के अंदर देखने को मिलेगा। चलो जल्दी बताओ क्रॉच एंगल क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द क्रॉच एंगल ऑफ प्लांट ब्रांचेस। भाई सबसे पहली चीज व्हाट इज क्रॉच एंगल, ऑप्शन पढ़ते रहो जल्दी जल्दी, ठीक है, हर ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा मैं, अब आप पढ़ो ऑप्शन यहाँ पे। तो भाई सबसे पहली चीज व्हाट इज क्रॉच एंगल, होता क्या है ये क्रॉच एंगल। देखो जो प्लांट की मेन ट्रंक है, ये प्लांट की क्या है, एकदम मेन वाली ट्रंक है, ठीक है। अब इससे जो प्राइमरी ब्रांचेस निकलती है, ठीक है, इनको हम लोग इसका फोल्ड ब्रांचेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इसका फोल्ड ब्रांचेस, ठीक। जो मेन ट्रंक इन स्काफोल्ड ब्रांचेस के साथ एंगल बनाता है, दैट इज नोन एज क्रॉच एंगल। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन तो छोड़ो, क्वेश्चन में जो कह रहा है कि ट्रू कौन सा है, और ऑप्शन में आपको कह रहा है कि भाई अगर ये क्रॉच एंगल नैरो होगा तो स्टेम आपका वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी क्रॉच एंगल कम होता है, क्रॉच एंगल अगर क्या होगा, कम होगा, आपका ये वाली जो स्टेम है, ये ब्रांच है, अगर ये थोड़ा और ऊपर की तरफ होती, तो अगर क्रॉच एंगल नैरो होगा तो ब्रांच होगी कमजोर, वीक। और अगर ये वाइडर होगा तो ब्रांच होगी क्या, अगर ये वाइड होगा तो ब्रांच विल बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत होगी ब्रांच, ठीक है। और जनरली 45 से 60 डिग्री के आसपास क्रॉच एंगल होना चाहिए, ठीक। अब इसका काम क्या आया भाई, वही है, अगर जो वीक ब्रांच होगी, हम प्रूनिंग वगैरह में क्या करते हैं, वीक ब्रांचेस को रिमूव कर देते हैं, तो ये वहाँ पे काम आएगा आपका क्रॉच एंगल, ठीक है। तो क्रॉच एंगल के बारे में हमने क्या बोला भाई, क्रॉच एंगल ये है आपका कि वाइडर क्रॉच एंगल अगर होगा तो वो स्ट्रॉन्गर होगा, और अगर क्रॉच एंगल थोड़ा छोटा होगा तो क्या होगा, वो वीक होगा। तो दिस इज क्रॉच एंगल, ये रहा मेन ट्रंक और ये रही उसकी ब्रांच, जो स्कॉफिल्ड ब्रांच जिसको हमने कह दिया, ठीक है। तो ये आपकी बात हुई किसकी, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग क्रॉच एंगल की। चलो आ जाओ फिर ट्रेनिंग सिस्टम भी देख लेते हैं एक दो, है ना। चलो बताओ, इसमें आपके एग्जाम्पल के रिगार्डिंग पूछा है कि पीच और नेक्ट्रिन में कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम का यूज होता है। जल्दी बताओ भाई, पीच और नेक्ट्रिन के अंदर कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम यूज होगा, सेंटर लीडर, मॉडिफाइड लीडर, ओपन सेंटर या फिर क्लोज सेंटर। भाई एक होता है क्या, सेंट्रल लीडर, मतलब जो मेन ट्रंक है, ये मेन ट्रंक है, इसको ग्रो होने दो, जितना लंबा जा सकती है होने दो, साइड साइड की ब्रांचेस कट कर लो, आप चाहो जितना ये लंबा जा रहा है जाने दो, एपिकल डोमिनेंस यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिस वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती रहेगी। तो ये क्या हो गया, सेंट्रल लीडर सिस्टम। जो सेंट्रल वाली मेन ट्रंक है वो आपका यहाँ पे क्या है, लीडर है, ठीक है। फिर एक आता है आपका ओपन सेंटर सिस्टम। अब ओपन सेंटर सिस्टम में उल्टा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ऊपर वाली ब्रांच को या फिर जो मेन ट्रंक है उसकी हाइट रोकेंगे, उसको कट करेंगे, और हम क्या करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि साइड वाली ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये आपका हो गया सेंट्रल वाला, इसको अपन बोलते हैं ओपन सेंटर, ठीक है। सेंट्रल लीडर सिस्टम को अपन क्लोज्ड सिस्टम भी बोलते हैं। क्लोज इसलिए बोलते हैं कि भाई अगर प्लांट बहुत लंबा होगा ना, तो जो आपका यहाँ पे ब्रांचेस हैं, एक दिक्कत है इसमें भाई, सनलाइट प्रॉपर नीचे तक नहीं पहुँचेगी, तो ये थोड़ी सी यहाँ दिक्कत होती है। विंड अगर बहुत ज़्यादा चलेगी, प्लांट बहुत लंबे, प्लांट लॉजिंग हो सकती है, गिर सकता है, यहाँ पे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत इसके साथ देखने को मिलती है। तो क्या किया हमने कि जो ऊपर वाली ब्रांचेस को काटा, अब लेटरल ब्रांचेस को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ओपन सेंटर सिस्टम, या फिर इसको वेस्ट सिस्टम भी कहते हैं। फ्लावर रखते हैं ना जैसे वेस्ट में, उसी तरीके से अब आपका क्या है, हाइट कम है, ब्रांचेस ज़्यादा हो रही हैं, ठीक। फिर क्या कहा कि भाई कुछ फ़ायदे इसके और कुछ फ़ायदे इसके, हम लोग दोनों को मिक्स कर लें, तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। इन दोनों के फायदों को क्या क्या मिक्स कर दिया कि थोड़ा सा ऊपर से भी कट करेंगे और थोड़ा सा साइड से भी कट करेंगे, तो इन दोनों का जो मीडियम आएगा उसको हम बोलेंगे मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। और मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज़्यादा जो यूज है वो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो क्या पूछे क्वेश्चन में, पीच एंड नेक्ट्रिन की बात पूछी, और पीच एंड नेक्ट्रिन आपका जो एग्जांपल जाएगा ये आपका जाएगा ओपन सेंटर सिस्टम का, ठीक है। पीच हो गया, नेक्ट्रिन हो गया, दोनों के दोनों क्या हो गए आपके ओपन सेंटर सिस्टम के एग्जांपल हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भाई सेंट्रल लीडर सिस्टम इतना ऊपर चला गया। ओपन वेज, या फिर जो हमने बोला क्या आपका, बोला जो हमने ओपन वेज इसको हमने बोला, या फिर इसको हमने क्या बोला था, एक टर्म और था, हाँ ओपन सेंटर सिस्टम, ठीक है। ओपन सेंटर सिस्टम इसी को हमने बोला, ठीक। तो इसमें क्या कर दिया भाई, ऊपर की ब्रांच भी काटी, ऊपर की ब्रांच काटी और लेटरल ब्रांचेस बढ़ा दी, और ये इन दोनों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। चलो तो सेंट्रल लीडर सिस्टम में एपिकल डोमिनेंस मिलेगा आपको, एप्पल, पियर, वॉलनट, पीकनट, इनकी वैराइटीज में थोड़ा देखने को मिलता है।
बाकी ओपन सेंटर सिस्टम की हमने डिस्कस कर लिया। पीच, नेक्ट्रिन, जैपनीज प्लम, इसके एग्जांपल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और मॉडिफाइड लीडर सिस्टम की बात करें तो चेरी और पियर में आपको जनरली देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली यूज भी यही होता है, ठीक है। तो ये था आपका कुछ बर्डिंग के रिगार्डिंग, थोड़ा सा ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के रिगार्डिंग। तो चलो जल्दी से आंसर करना शुरू करो। सबसे पहले कहता है कि भाई कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंगल सीड डिसेंट मेथड के बारे में प्लांट ब्रीडिंग में बताया। तो भाई सिंगल सीड डिसेंट मेथड है ना, पढ़ा है ब्रीडिंग नहीं पढ़ी है भाई, पढ़ना है सब कुछ आपको, हॉर्टिकल्चर ब्रीडिंग सारे सब्जेक्ट बड़े अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। बताओ भाई सिंगल डिसेंट मेथड किस साइंटिस्ट ने दिया था। अब देखो सिंगल डिसेंट मेथड होता क्या है, शॉर्ट में सब डिस्कस करेंगे। एक आता है आपका बल्क मेथड, ठीक है। बल्क मेथड में क्या करते हैं, आंखें बंद करके सीड सिलेक्शन होता है, मतलब प्लांट लगाया, जितनी भी सीड आती हैं सारी की सारी ग्रो कर देते हैं, ठीक है। फिर उनकी जो सीड आएगी उन सबको ग्रो कर देंगे, तो ये चलता है बल्क मेथड के अंदर, ठीक। बट यहाँ दिक्कत होती है, दिक्कत ये होती है कि 10-15 साल तक अगर हम लगातार बल्क करते जा रहे हैं, ये मतलब ये प्रोसेस अगर हम करते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेचुरल सिलेक्शन, जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वही आगे सिलेक्ट होगा। अब मान लो कि कोई बीच में 2-3 प्लांट आ गए जिनके कैरेक्टर बड़े अच्छे थे, ठीक है, बट फिर भी वो बाकी वैरायटी के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्पीट नहीं कर पाए, उतना ज़्यादा फिट नहीं हो पाए कि वो लास्ट 14-15 साल तक रह पाए, तो हो सकता है कि ये भी एलिमिनेट हो जाएं, जो अच्छे कैरेक्टर थे वो भी हो सकता है इसमें से खो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, देखो अब इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन बहुत हुआ, अब देखो अपन क्या करेंगे। यहाँ पे इस प्लांट था, इसकी जो सीड आएंगी, ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, इन सारी सीड को अलग अलग लगा लेंगे, ठीक है। फिर इस प्लांट की जो सीड आएंगी, देखो क्या करते हैं ना, फिर से बना रहा हूँ मैं एक बार, ये रहा प्लांट, इसकी सीड आएंगी, ठीक है। जितनी भी उस प्लांट की सीड आएंगी उनमें से कोई एक सीड को हम क्या करेंगे, हम उसको रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। ये रहे कई सारे प्लांट की यहाँ पे, ठीक है। इस प्लांट की सीड आई, इसमें से हम कोई भी एक सीड रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें से कोई भी एक सीड रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सारी की सारी सीड नहीं लगाते, हम लोग क्या करते हैं, हर प्लांट से क्या करेंगे, सिर्फ एक सीड रैंडमली उठाएंगे और उसको लगाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ आपकी आगे तक चलती रहेगी। हम लोग आपका F2 से लेके F6 तक क्या करेंगे, एक सिंगल सीड को उठाएंगे और बार बार सेल्फिंग कराते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे ही F6 आएगा, अब F6 से हम लोग सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। F6 तक हम लोग सिर्फ हर प्लांट की एक रैंडम सीड उठाई और उसको ग्रो कराया, फिर वो प्लांट की जो सीड आएंगे उसमें से एक रैंडम सीड उठाई, उसको ग्रो कराया, ठीक है। F6 में जाके हम सिलेक्शन करेंगे। अब हम देखेंगे भाई सुपीरियर कौन सा है, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, बाकी को हम डिस्कार्ड करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, जो सिंगल सीड डिसेंट मेथड है वहाँ पे F2 से F6 तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंगल सीड को सिलेक्ट रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, और F6 के बाद हम लोग F6 से हम लोग सिलेक्शन जो है वो स्टार्ट कर देंगे, और ये मेथड दिया था गोल्डन ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिपीटेडली परफॉर्मिंग बैक क्रॉसिंग इन प्लांट ब्रीडिंग। कह रहे कि भाई प्लांट ब्रीडिंग में बार बार बैक क्रॉस करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों करते भाई बार बार बैक क्रॉस, जल्दी बताओ। जेनेटिक वेरिएशन बढ़ाना चाहते हो, रिकरेंट पेरेंट्स के जीन रिकवर करना चाहते हो, नए नए म्यूटेशन इंट्रोड्यूस कराने हैं, या फिर हाइब्रिड विगर डेवलप करना है। तो भाई क्यों कराते हैं अपन बैक क्रॉस, होता क्या है बैक क्रॉस, देखो क्या होता है बैक क्रॉस, जल्दी समझ लेते हैं। एक प्लांट ए, ठीक है, ए प्लांट की खास बात क्या है कि ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छी ईल्ड आती है इसकी, बड़ी अच्छी ईल्ड आती है इसकी, और इसी को हम लोग कमर्शियली यूज़ करते हैं, बड़ा मस्त चलता है। बट दिक्कत है इसके अंदर एक डिसीज है जो बार बार हो जाती है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक डिसीज है जो बार बार हो जाती है। अब दूसरा प्लांट है बी, ये आपका वाइल्ड टाइप है, मतलब इसको हम ग्रो नहीं कराते, पर इसके पास क्या है, वो डिसीज रेजिस्टेंस है, जो इसको डिसीज हो रही थी वो डिसीज बी में नहीं होती, इसके पास वो जीन है। तो हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे और बन जाएगा ए बी। अब ए बी के पास क्या है, ए बी के पास आधे कैरेक्टर इसके होंगे और आधे कैरेक्टर इसके होंगे, इन दोनों के कैरेक्टर होंगे, ठीक है। अब इसमें डिसीज रेजिस्टेंस तो आ गया, डिसीज रेजिस्टेंस हमारे जो में वैरायटी में चाहिए था वो आ गया, ठीक है। बट दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत हो गई कि अब ये ए वैरायटी नहीं रही, ये ए बी वैरायटी हो गई, इन दोनों का मिक्सअप आ गया। हमें बी वैरायटी नहीं चाहिए, बी की ईल्ड वील्ड कुछ नहीं है, बस डिसीज रेजिस्टेंस हमें बी से चाहिए था। अब हमें क्या करना है, अब हम कराएंगे जो ए बी आपका यहाँ पे बना, हम इसका बार बार ए वैरायटी के साथ क्रॉस कराएंगे। जैसे हमने एक के साथ क्रॉस कराया तो ए के कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, बी के थोड़े कम हो जाएंगे, फिर हम इसका ए के साथ क्रॉस कराएंगे, फिर ए के कैरेक्टर और बढ़ेंगे, बी के कैरेक्टर कम होंगे। तो ऐसे हम लोग 5 से 6 बार क्या करेंगे, इसकी बैक क्रॉसिंग कराएंगे। बैक क्रॉसिंग क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग की पेरेंट के साथ जो है क्रॉस कराते हैं, ठीक है। क्यों कराते हैं, हम इसको कराते हैं रिकरेंट पेरेंट के जीन को रिकवर करने के लिए। रिकरेंट किसको बोला हमने, जो ये वाला पेरेंट है जिसका हम बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, रिकवर नहीं, रिकरेंट पेरेंट।
जिसका हम बार बार क्रॉसिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे रिकरेंट पेरेंट, और जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं एक ही बार यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं नॉन रिकरेंट पेरेंट। तो ये आपका रिकरेंट पेरेंट है जिसके साथ बार बार यहाँ पे बैक क्रॉसिंग कराई जाएगी। क्यों? ताकि उसके सारे जीन वापस से रिकवर हो जाएं और लास्ट में आपका बचेगा ए और आपका बी लगभग ना के बराबर होगा। ठीक है, अब आपको क्या हो गया, ए की ईल्ड आ गई और बी से आपने डिसीज रेजिस्टेंस का जीन जो था वो ले लिया, तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलो तो ये था बैक क्रॉसिंग, तो ये था बैक क्रॉसिंग, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है क्योंकि आप करते हैं जीन को ट्रांसफर करने के लिए बैक क्रॉसिंग का जनरली यूज किया जाता है। और जो आपके मोनोजेनिक का कैरेक्टर्स है उनको ट्रांसफर करना आसान होता है। मोनोजेनिक मतलब जो एक जीन से कंट्रोल होते हैं या फिर आपके थोड़ी बहुत जीन से कंट्रोल होते हैं उनको ट्रांसफर करना आसान होता है। अब भाई हजारों जीन से कंट्रोल हो रहा है तो उसको ट्रांसफर करना फिर थोड़ा मुश्किल होता है ना। चलो, वर्टिकल रेजिस्टेंट इन प्लांट इज टिपिकली कंट्रोल बाय। वर्टिकल रेजिस्टेंस देखो ये भी बैक क्रॉसिंग से जुड़ा हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं बैक क्रॉसिंग से जुड़ा हुआ है। आप पैथोलॉजी में पढ़ते हो ये चीज़ें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पर आपको यहाँ पे बैक क्रॉसिंग पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे आइसोलाइंस क्या है, मल्टी लाइंस क्या है, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से जुड़ा है। चलो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ना आप यहाँ पे एक बार सुन रहे हो उसको खुद से भी पढ़ो, क्योंकि अब यहाँ पे मैं आपको पूरा आधे घंटे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट शॉर्ट में मैं आपको उसका पूरा जिस्ट दे दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं। अब वर्टिकल रेजिस्टेंट इन प्लांट इज टिपिकली कंट्रोल्ड बाय। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल रेजिस्टेंस पता होगा आपको क्या होता है कि मान लो कि एक सिंगल लाइन है, मतलब मान लो कि जो प्लांट है ये अगर एक सिंगल रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल रेजिस्टेंस, है ना। ये वर्टिकल लाइन खींची मैंने, और अगर ये बहुत सारे रेसेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब भाई एक ही रेस के अगेंस्ट अगर इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है तो जीन भी तो आपके एक या थोड़ी बहुत ही लगेंगे। ठीक, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के केस में क्या है, बहुत सारी जीन चाहिए होंगी क्योंकि यहाँ पे रेसेज भी क्या है अलग अलग है और बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप एक और चीज़ पढ़ोगे, बूम एंड बस्ट साइकिल। बूम एंड बस्ट साइकिल वो आपका वर्टिकल रेजिस्टेंस की वजह से ही देखने को मिलता है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन अगर आपके दिमाग में आया और आपने किया तो बिल्कुल सही था। ठीक है, चलो मल्टी लाइन में आपको आगे बताऊंगा। बाकी रेजिस्टेंस ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये वैन डर प्लैंक ने दिया है। बाकी वर्टिकल की हमने बात कर ली कि भाई रेस पैथोजन स्पेसिफिक है, ये नॉन रेस स्पेसिफिक है। ये आपका मोनोजेनिक या ओलिगोजेनिक, मतलब एक या थोड़ी बहुत जीन से कंट्रोल होगा, दूसरा वाला बहुत सारी जीन से कंट्रोल होता है। वर्टिकल आपका ड्यूरेबल नहीं है और हॉरिजॉन्टल वाला आपका थोड़ा ड्यूरेबल मेथड है। आइसोजेनिक लाइंस आर डेवलप्ड बाय। अब बताओ जल्दी से, आइसोजेनिक लाइंस क्या होती है? पेडिग्री मेथड से बनाओगे, बल्क से बनाओगे, बैक क्रॉस से बनाओगे, या एसएसटी सिंगल सीट डिसेंट मेथड से बनाओगे? नाउ व्हाट इज आइसोजेनिक लाइंस? आइसोजेनिक लाइंस, ठीक है, देखो बैक क्रॉस करके हमने याद करो क्या बनाया, हमने इस तरीके का प्लांट बना दिया, ए प्लांट और बी छोटा सा लिख रहा हूँ। ठीक है, ए की इसमें यील्ड आ गई और बी के इसमें क्या आ गया, डिसीज रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, हम इसको बार बार क्रॉस किससे करा रहे थे? ठीक है, बैक क्रॉस मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये रहा ए, ये रहा आपका बी, इनका हमने क्रॉस कराया था, बना था आपका ए बी। इसका हमने बार बार ए के साथ क्रॉस करा के हमने क्या किया, बी के कैरेक्टर कम कर दिए और ए के कैरेक्टर को हमने वापस रिकवर कर लिया, पर बी से हमने उसका डीसी रेजिस्टेंस का जीन छीन लिया। ठीक है, तो ये बन गया था हमारा। अब अगर आप ए और ए बी की बात करोगे तो इन्हीं को हम बोलेंगे आइसोलाइंस। क्यों बोलेंगे? आइसोलाइंस मतलब होता है अगर दो लाइन एकदम सेम है और सिंगल जीन में डिफर करती है। सिंगल जीन में क्या करेंगी, डिफर करेंगी, मतलब ए और ये दोनों यहाँ पे एकदम सेम टू सेम चीज़ें ही हैं, बट डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि इसके पास डिसीज रेजिस्टेंस वाला एक एक्स्ट्रा जीन है जो कि ए वाले के पास प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर एक कैरेक्टर के अंदर अगर कोई लाइन डिफरेंट कर रही है सिर्फ एक जीन या एक कैरेक्टर की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं क्या, आइसोलाइंस बोलते हैं। तो आइसोलाइंस के लिए हमने क्या यूज किया है, बैक क्रॉस मेथड हमने आइसोलाइंस के लिए यूज किया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, आगे और काम आने वाला है। तो भाई रिकरेंट पेरेंट क्या है, नॉन रिकरेंट पेरेंट क्या है, अभी मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। बैक क्रॉसिंग क्या है एक्सप्लेन कर दिया, यूज क्या है इसका आपका आइसोजेनिक लाइन बनाने के लिए। और बैक क्रॉसिंग में जो आपको सबसे बड़ी दिक्कत मिलती है वो एक होता है लिंकेज ड्रैग, है ना, कि आप बार बार बैक क्रॉस करा रहे हो। ठीक है, जीन जो है ए बी के कम होते जा रहे हैं और ए के बढ़ते जा रहे हैं। ए के क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बी के कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि बी के अंदर कोई हार्मफुल जीन था और वो लिंकेज में था, मतलब वो क्या था, लिंकेज में था, मतलब जो डिसीज रेजिस्टेंस का जीन हमें चाहिए वो उसके साथ लिंकेज में अनवांटेड जीन भी था, तो हमें फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो इस डिसीज वाले से अलग ही नहीं जाएगा जीन, तो अनवांटेड कैरेक्टर हम चाह के भी हटा नहीं पाएंगे उसको, तो ये थोड़ी सी एक दिक्कत हो सकती है। बैक क्रॉस में लिंकेज ड्रैग देखने को मिलता है। तो यूज ऑफ मल्टी लाइंस वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय, तो भाई बताओ मल्टी लाइंस क्या है और किसने सजेस्ट की थी? आइसोलाइन तो मैंने आपको बता दिया।
आइसोलाइन में क्या है कि ये आपका रेस ए के अगेंस्ट क्या है, रजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ये बी के अगेंस्ट, ये सी के अगेंस्ट, ये डी के अगेंस्ट, ठीक है। मतलब ये सारी चारों एक ही लाइन है, बट एक चीज़ के लिए डिफर कर रही है, क्या, जो इन पे जीन प्रेजेंट है डिसीज रेजिस्टेंस का, ये वाला ए के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंट है, ये बी के अगेंस्ट, ये सी के अगेंस्ट और ये डी के अगेंस्ट, तो इसको हमने बोला आइसोलाइन बोला कि आपका जो ए है ये क्या है, आइसोलाइन हो गया, ठीक है, जिसको हमने बैक क्रॉस से बना लिया, ठीक। अब यहाँ पे दिक्कत हो सकती है बूम एंड बस्ट साइकिल की, ठीक है। मान लो कि हमने क्या किया, इसको फील्ड में लगा दिया, वीड था, हमने रस्ट के अगेंस्ट, रस्ट की जो अलग अलग रेसेज है उनके अगेंस्ट यहाँ पे ये आइसोलाइंस डेवलप करी, ठीक। अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या हो सकती है, अगर हम सिर्फ एक आइसोलाइन को ही क्या करेंगे, एक आइसोलाइन को ही हम दे देंगे और एक आइसोलाइन हमने लगा दिया, ठीक। अब ये तो ए के अगेंस्ट क्या था, आपका रजिस्टेंट था। अब यहाँ पे अगर कोई दूसरा रेस आ गया बी वाला, तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, गड़बड़ कर जाएगा, हमारा ए वाले का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरा रेस आ गया तो यहाँ पे हमारे प्लांट क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। तो आइसोलाइंस की जगह हम क्या करते हैं, मल्टी लाइंस का यूज़ करते हैं, मतलब आपकी कई सारी जो आइसोलाइंस है वो यहाँ पे क्या है, आपकी मल्टी लाइंस क्या है, कुछ नहीं है, जो आइसोजेनिक लाइन्स है उन्हीं सबका एक मिक्सचर है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपकी सारी लाइन्स को हम एक साथ क्या करेंगे, फील्ड में उगाएंगे। अब अगर यहाँ पे ए वाले में आपको मान लो कि कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है, आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर बाई चांस रेजिस्टेंस वगैरह आता है, फिर भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी इतना, क्योंकि भाई ए वाले चलो थोड़े से खराब हो जाएंगे प्लांट, पर आपका बी सी डी क्या करेंगे, बचे रहेंगे, ठीक है, थोड़ा मैकेनिकल बैरियर भी करेंगे, इतनी ज़्यादा डिसीज को फैलने भी नहीं देंगे। तो दिस इज मल्टी लाइन्स जो आपका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में काम करेगी, कि आपका एक क्या है, ए के अगेंस्ट है, दूसरा बी के अगेंस्ट है, तीसरा सी के अगेंस्ट है, तो सारे क्या है, अलग अलग रेस स्पेसिफिक यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो टर्म है ये सबसे पहले किसने दिया है, जेनसन ने दिया है, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ, आधे घंटे नहीं समझा सकता हूँ मैं अभी टॉपिक, आपने जो सुना है उसको एक बार पढ़ जरूर लेना। तो जेनसन ने ओट के अंदर ये आप मल्टी लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था, वीट के अंदर नॉर्मन बोरलॉग ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो मल्टी लाइन क्या है, कुछ नहीं, आइसोजेनिक लाइन्स का मिक्सचर है। चलो भाई बताओ, KSML3 किसकी मल्टी लाइन वेराइटी है, तो भाई वीट के अंदर 2-3 एग्जांपल्स हैं, आपको यहाँ बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स याद नहीं करने मल्टी लाइन्स के अंदर, ठीक, पर 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो तो याद करने पड़ेंगे। तो वीट की है, बार्ले की है, राइस की है या ओट की है। अगर आपने कहा वीट तो आपने कहा बिल्कुल सही, तो वीट यहाँ पे राइट आंसर है। रजिस्टेंस मैंने बता दिया भाई वंडर प्लांट के रिगार्डिंग है, और ये भी आपको बता दिया कि भाई मल्टी लाइन्स क्यों यूज करते हैं, मल्टी लाइन्स हम लोग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। बाकी बूम बस साइकिल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है वर्टिकल रेजिस्टेंस की वजह से, कि भाई हम ए रेस वाला ही यूज कर रहे हैं, और अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई तो फिर सारा काम खत्म है, इसलिए हम लोग ए बी सी डी कई सारे अलग अलग रेसेस के लिए क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। बाकी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे वीट की वैरायटी, KSML3, MLKS11 और KML7406, ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, वीट के अंदर मल्टी लाइन वेराइटी के। लास्ट क्वेश्चन है भैया आज का, क्या कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ट्रांसफर ओलिगोजेनिक कैरेक्टर, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि कौन सा मेथड सबसे बढ़िया है अगर आपको ओलिगोजेनिक कैरेक्टर ट्रांसफर करने हैं। ओलिगोजेनिक मतलब ऐसे कैरेक्टर जो थोड़ी बहुत जीन से कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। आपका ओलिगोजेनिक क्या हुआ, मोनोजेनिक मतलब जो एक जीन से कैरेक्टर कंट्रोल होगा, ओलिगोजेनिक मतलब जो थोड़ी बहुत जीन से कैरेक्टर कंट्रोल होगा, पॉलीजेनिक मतलब जो बहुत सारी जीन से कैरेक्टर कंट्रोल होगा। तो भाई पॉलीजेनिक भी करने के लिए कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना, बहुत सारी जीन्स होती हैं। तो भाई ओलिगोजेनिक के लिए आपका मेथड यही है, कौन सा, बैक क्रॉस मेथड, ठीक है। ये तो हम इसमें कर रहे हैं, इतनी देर से क्या कर रहे हैं हम लोग, बार बार पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, कि हमें इसकी जीन जो है वापस से इसके अंदर ट्रांसफ़र करने हैं, तो हम लोग वो जीन ट्रांसफ़र के लिए बैक क्रॉसिंग को कराते हैं। तो मोनोजेनिक सबसे आसान पड़ेगा, और ओलिगोजेनिक का भी हम लोग ट्रांसफ़र ओलिगोजेनिक जीन्स का भी करा सकते हैं, किसके थ्रू, बैक क्रॉस मेथड के थ्रू। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट जाएगा, ठीक है भाई। ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पढ़ लो इनको अच्छे से। तो ये था भाई आज का सेशन, और वापस हम लोग करेंगे फिर यहीं से कंटिन्यू, ठीक है। अब आप वापस आपको थोड़ा बहुत इसके आगे का जो पार्ट है हम लोग इसके नेक्स्ट सेशन में करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिवीजन क्लास में।